गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर, यह है उपयोगिता विश्लेषण एवं उपभोक्ता का संतुलन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बस इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हमें सीखना है कि उपयोगिता का मतलब क्या होता है, तभी तो हम उसका विश्लेषण कर पाएंगे। हमको सबसे पहले देखना है कि उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। उपयोगिता से अभिप्राय केवल संतुष्टि की प्राप्ति से है। एक उपयोगी वस्तु लाभदायक भी हो सकती है और नहीं भी। अच्छा, इतना ही चीज़ काफ़ी हमको याद करने के लिए हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन्होंने बोला है कि उपयोगिता का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ये कीवर्ड है इसका, ठीक है। ये जो है ये इसका कीवर्ड हो गया, ये वाला, कि किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसको हम उपयोगिता बोलते हैं। अब आपके हाथ में, जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है। तो मोबाइल अगर एक वस्तु है तो उस मोबाइल में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति है। जैसे आपकी आवश्यकताएं मोबाइल से क्या पूरी हो रही हैं, आप कॉल कर रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप इंटरनेट के थ्रू इससे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ये सब उपयोगिताएं संतुष्ट करने की शक्ति इस मोबाइल के अंदर है। तो ये आपकी उपयोगिता हुई, ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आप एक आध परिभाषाएं इसकी याद कर लीजिएगा, ठीक। एक आध परिभाषा आप इसकी याद कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक RD जो है, RD डाबर की इन्होंने एक परिभाषा दे रखी है यहाँ पर। RDR टोलेशन की डेफिनेशन है कि उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है जो एक व्यक्ति को वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है, ठीक है, सिंपल है। दूसरी हिंडन की है, उपयोगिता किसी पदार्थ का वह गुण है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है। ये मुझे थोड़ा सा इजी भी लगी और इजी टू लर्न भी है कि उपयोगिता किसी पदार्थ का वह गुण है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हमें ये पता चल जाता है कि उपयोगिता का मतलब क्या है, तो हम ये चार उपयोगिता की विशेषताओं को भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो उपयोगिता की विशेषताएं क्या है? पहली कह रहे हैं कि उपयोगिता भावगत है। उपयोगिता भावगत है, तो ये सब्जेक्टिव है। ये तो क्या होता है कि सब्जेक्टिव का मतलब क्या, समझिए। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है सब्जेक्ट। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होता है वस्तु, ये, और सब्जेक्ट होता है व्यक्ति। ये तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उपयोगिता जो है सब्जेक्टिव है। ये सपोज़ कीजिए कि एक फ़ोन आपके पास भी है, फ़ोन दूसरे बच्चों के पास भी है। तो वहीं पर एक बच्चा फ़ोन का इस्तेमाल किसी दूसरे प्रकार से कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी फ़ोन का इस्तेमाल एक अलग तरीके से कर सकता है। फ़ोन वही है, वस्तु वही है, लेकिन वो डिपेंड करता है वो कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उपयोगिता जो है वो सब्जेक्टिव होती है। यानी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है एक शराबी के लिए शराब की उपयोगिता होती है, परंतु जो शराब नहीं पीता उसके लिए शराब की कोई उपयोगिता नहीं होती। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जो अल्कोहल है, जो शराब है, वो तो एक वस्तु है।
अब उस वस्तु में उपयोगिता अगर होती तो सबको सेटिस्फाइड करनी चाहिए थी, लेकिन जो शराब पीता है उसे शराब में उपयोगिता नज़र आती है, जो शराब नहीं पीता उसके लिए उसमें कोई उपयोगिता नहीं होती। तो उपयोगिता डिपेंड करती है व्यक्तियों पर, तो उपयोगिता जो है वो भावगत है। दूसरा पॉइंट है उपयोगिता सापेक्षिक है, रिलेटिव है। रिलेटिव माने कि वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। ठीक है, जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कूलर। अब कूलर जब गर्मी होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तब हमें कूलर उपयोगी लगता है, लेकिन वही जब जाड़े आ जाते हैं तो हम उस कूलर को घर के किसी किनारे पर ढक के रख देते हैं, क्योंकि जाड़ों में वो कूलर उपयोगी नहीं है। तो उपयोगिता जो है वो सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है। थर्ड पॉइंट है उपयोगिता का लाभदायक होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने ऊपर शराब का एग्जाम्पल लिया, तो कुछ सोच सकते हैं कि मैं शराब का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उपयोगिता की नज़र में वस्तु के अंदर अगर गुण है तो वो उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, अब शराब जो, अब इसमें लाभदायक होना ज़रूरी नहीं। अब शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये सब लाभदायक नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें उपयोगिता है। दूसरा, उपयोगिता का नैतिकता से स्वतंत्र है, यानी जब उपयोगिता को आप पढ़ेंगे तो उसमें मोरल वैल्यूज़ को ऐड नहीं करना कि भाई शराब है, ठीक है। अब इनका सेवन करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसमें नुकसान होता है, लेकिन इसके बाद भी इनमें उपयोगिता संतुष्ट करने की शक्ति पाई जाती है, तो हम इन वस्तुओं को भी उपयोगी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि शराब में उपयोगिता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि उपयोगिता शराब अच्छी चीज़ है या सिगरेट पीना अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि नैतिकता से उपयोगिता को स्वतंत्र रखा गया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद उपयोगिता की कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हमें इसकी कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि अर्थशास्त्र के अंदर कितनी भी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी मान्यताएं हैं। अगर आप उन एजम्पशंस को नहीं मान के चलेंगे तो आप चैप्टर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसी चीज़ तो नहीं होती प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये मान्यताएं हैं, जब हम इनको मानेंगे उसके बाद हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला है कि विचारवान उपयोगिता यानी उपभोक्ता। कहने का मतलब है कि जो भी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो वो विचारवान व्यक्ति है। विचारवान व्यक्ति को सोचता है कि भाई मेरे पास पैसे कितने हैं, सीमित आय है मेरी और मुझे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है। ठीक है, वो ऐसे ही बिना सोचे समझे पैसा खर्च नहीं करता। तो अगर तो विचारवान उपभोक्ता मतलब उसे पता है कि मेरी जो सीमित आय है, मेरे पास जो 200 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, इसे मुझे इस तरीके से खर्च करना है कि मुझे जो संतुष्टि मिले वो सबसे ज़्यादा मिले। ठीक है। दूसरा है गणनावाचक उपयोगिता, इसको मैं अभी पीछे भी पढ़ाऊँगा। तो कार्डिनल यूटिलिटी यानी एक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम माप सकते हैं, गिनतियों में 1 2 3 4 में हम माप सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र उपयोगिता, यानी दो वस्तु अगर आपके सामने हैं तो उन दो वस्तुओं की जो उपयोगिता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि एक वस्तु की उपयोगिता जो है वो दूसरे वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती, नहीं। एक वस्तु की उपयोगिता अलग है और दूसरी वस्तु की उपयोगिता उससे बिल्कुल ही अलग है। एक दूसरे से प्राप्त उपयोगिता का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं मानेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अगली मान्यता पर। चौथी मान्यता आप देखेंगे यहाँ पर, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अब ये शब्द आपको थोड़े बहुत परेशान करेंगे, सीमांत उपयोगिता। तो अभी आप इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए, सीमांत उपयोगिता फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। कि ये मान के चलेंगे जो पैसा है, जो रुपया है, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ठीक है। दूसरा है विभाज्य, यानी वस्तु जो है उनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। फिर है घटती हुई सीमांत उपयोगिता, यानी जो किसी वस्तु से जो हमें उपयोगित सीमांत उपयोगिता मिलेगी वो लगातार घटती हुई होगी, बढ़ती हुई वो नहीं होगी। ठीक है। तो कुछ बच्चों को परेशानी हो रही होगी सीमांत उपयोगिता क्या है, अभी हम इसको देख लेते हैं। कुल उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कुल उपयोगिता जो होगी वो जितनी ज़्यादा वस्तुओं को हम उपभोग करेंगे
उतनी ज़्यादा कुल उपयोगिता बढ़ जाएगी, यानी वो n पर निर्भर करती है। यानी आप कम इकाइयों का उपभोग करेंगे तो कुल उपयोगिता कम होगी, और अगर आप ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करेंगे तो उपयोगिताएँ कुल उपयोगिता ज़्यादा होगी। अब आ गए हम यहाँ पर कि उपयोगिता की धारणाएं। यहीं पर आपको कुछ उपयोगिताएं मिल जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ से पहले मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों को आपको समझाना चाहूँगा। चैप्टर के शुरू में चलते हैं। अब आगे हम फिर से स्टार्टिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आगे उपयोगिता का मतलब अब हम सीख चुके हैं। तो उपयोगिता के मतलब में सीखने में आप ये देखेंगे उन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्रियों ने मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कैसे? देखो, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आई कि हमने कहा कि वस्तु के अंदर उपयोगिता है, लेकिन उस उपयोगिता का मापन कैसे करें। तो उन्होंने यहाँ पर 3 दृष्टिकोण दिए: गणनावाचक, क्रमवाचक और प्रकट अधिमान विश्लेषण। अब हम जो इस समय फोकस कर रहे हैं वो कार्डिनल पे कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों के मतलब बता देता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि जब बचपन से आप पढ़ रहे हैं तो आपने गिनतियाँ पढ़ी हैं, 1 2 3 4। ये सब जो हैं ये गणना है, गणना। ठीक है, ये सब गणना कही जाती हैं, और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? कार्डिनल। अब ये गणना हुई क्या? तो ये यानी गिनती। यानी जैसे आप कहते हैं ना, एक चीज़ 10 रुपए की है, तो 10 रुपए मतलब एक गिनती है, काउंटिंग है, उसे गणना बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं, ये वाला विश्लेषण ये कहता है कि उपयोगिता जो होती है किसी वस्तु की उपयोगिता, उसकी हम गणना कर सकते हैं, यानी हम उसे गिनती में मेज़र कर सकते हैं। और जब आप उसे गिनती में मेज़र करते हैं तो गणनावाचक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है ना। अब इनको तो आप जोड़ घटा सकते हैं। तो उपयोगिता को मापन जब हम करते हैं, जैसे एक चीज़ को हम कहते हैं 10 रुपये, तो उपयोगिता को मापन के लिए हम जो इकाई का इस्तेमाल करते हैं वो होता है यूटिल। ठीक है, यूटिल। यूटिल बना कैसे है? ये यूटिलिटी से बन गया। ठीक, ये यूटिलिटी में आप देखेंगे तो यूटिलिटी में ये जो स्पेलिंग है, तो इसमें शुरू के 4 अक्षर यूटिल है, तो इसको ही उन्होंने यूटिल बोल दिया। ठीक है। अब जो क्रमवाचक होता है, क्रमवाचक क्या कहता है कि नहीं, हम गिनती में नहीं कर सकते उपयोगिता को, हम उसे क्रम दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट कह सकते हैं, फिर उसे सेकंड कह सकते हैं किसी की उपयोगिता को, फिर हम उसे थर्ड कह सकते हैं और फोर्थ कह सकते हैं, यानी हम उन्हें क्रम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रमवाचक हो गया। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? गणनावाचक उपयोगिता का। चलिए, इस वाली कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद अब हम आते हैं एक उपयोगिता की धारणाएं समझने में। उपयोगिता की धारणाएं, तो उपयोगिता की धारणाएं में आप देखेंगे तो उपयोगिता की धारणाएं में उन्होंने लिखा है, एक तो बोला है उन्होंने प्रारंभिक उपयोगिता, एक बोला है कुल उपयोगिता, और एक बोला है सीमांत उपयोगिता। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। अब इन तीनों को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से हट के मैं एक टेबल पे चले जाता हूँ जो इन्होंने आगे बना रखी है। इस टेबल पे हम आते हैं। ये इस टेबल को जिस बच्चों ने समझ लिया वो इन सब धारणाओं को भी समझ लेंगे और आगे भी उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो पहले कॉलम में उन्होंने मात्रा दी हुई है, दूसरे कॉलम में कुल उपयोगिता दी हुई है, तीसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता, और यहाँ पर उसका विवरण दिया हुआ है। पहले हम कोई भी चीज़ का कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हमको कोई भी उपयोगिता नहीं मिल रही है। फिर हमने कहा कि किसी चीज़ की हमने 1 इकाई उपयोग करी तो हमें कुल उपयोगिता 8 प्राप्त हुई। अब आप इस मात्रा को चेंज कर लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप सेब खा रहे हैं, आप जो हैं वो सेब का उपभोग कर रहे हैं, सेब का। ठीक है, तो जैसे ही आपने पहला सेब खाया तो आपको जो कुल उपयोगिता मिली वो 8 मिली। ठीक हो गया। दूसरा सेब जब आपने खाया तो आपकी कुल उपयोगिता 14 हो गई। भाई, पहले से 8 हो गई, दूसरे से 14 हो गई, यानी दूसरे वाले से आपको कितनी मिली? 6 मिली। दूसरे वाले से आपको 6 की उपयोगिता मिली, तो वही कुल मिला के 14 हो गई। तीसरा सेब जब आपने खाया तो आपकी कुल उपयोगिता 18 हो गई। 2 से 14 थी, 3 से 18 हो गई, यानी आपको यहाँ पे 4 की उपयोगिता और मिली। तीसरा सेब खाने से आपको 4 की उपयोगिता मिली।
चौथा सेब खाने से आपकी उपयोगिता 20 हो गई। यानी पहले 18 थी 3 सेब खाने से, चौथा सेब जैसे ही आपने खाया तो कुल उपयोगिता 20 हो गई। यानी चौथे सेब से आपको केवल 2 की उपयोगिता मिली, क्योंकि यहाँ 18 था, यहाँ 20 था। पांचवा सेब जब आपने खाया तो आपकी उपयोगिता वही रही जो पहले थी, यानी आपको पांचवा सेब खाने से कोई भी उपयोगिता नहीं मिली। छठा सेब जब आपने खाया तो आपकी कुल उपयोगिता बढ़ने की बजाय घट गई, 18 हो गई, यानी आपको उपयोगिता माइनस में मिली, -2, यानी उपयोगिता घट गई है। तो कुल उपयोगिता आपने देखा कि कुल उपयोगिता का मतलब होता है प्रारंभिक उपयोगिता क्या हुई, प्रारंभिक उपयोगिता जो हमने शुरू में इकाई खाई उससे जो हमको उपयोगिता मिली। तो पहले हमको क्या मिली 8, तो ये तो प्रारंभिक हो गई, ये 8 जो है ये प्रारंभिक उपयोगिता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है ये प्रारंभिक उपयोगिता है, ये वाली प्रारंभिक उपयोगिता है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे, ये तो प्रारंभिक उपयोगिता हो गई। अब आप इसके आगे देखेंगे तो ये जैसे 8 थी फिर 14 हो गई, ये कुल मिला के 2 की है, ये कुल मिला के 3 सेब की है, ये 4 सेब की, ये 5, ये कुल उपयोगिता हो गई। तो कुल उपयोगिता का मतलब क्या है कि कुल इकाइयों का उपयोग करने से हमको जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है वो कुल उपयोगिता हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सीमांत उपयोगिता, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब ये सीमांत उपयोगिता क्या है इसको समझिए। आप देखेंगे ये जो सीमांत उपयोगिता है ये सेम ऐसी लग रही जैसे मैंने ये निकाला है था, 6, 4, 2, 0, -2 यहाँ भी है। अब सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है इसको समझते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ पे हटा देता हूँ और केवल हम फोकस करेंगे सीमांत उपयोगिता पर। सीमांत उपयोगिता का मतलब है, सीमांत उपयोगिता क्या कहती है कि एक अतिरिक्त इकाई का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, ये एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीमांत का मतलब ये होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसको यहाँ समझते हैं। आप कोई भी सेब नहीं खा रहे थे तो आपकी कुल उपयोगिता भी कुछ नहीं थी। आपने एक सेब का कंजप्शन किया तो अतिरिक्त इकाई आ गई एक, कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन होना, 0 से 8। तो पहले सेब की सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 8। यहाँ देखो ये, फिर आपने एक इकाई का तो उपभोग आप कर रहे थे, एक अतिरिक्त इकाई आपने और उपभोग करी, यानी एक सेब के बाद आपने एक और सेब खाया, एक और एक खा रहे थे अब 2 खा रहे, तो एक ही सेब तो खाया एडिशनल। तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, 8 से हो गई 14, यानी 6 का चेंज हो गया। तो दूसरे सेब की सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, देखो यहाँ दिखा रखी उन्होंने, 6 हो गई। बस ऐसे ही निकालते रहे, है ना। अब आपसे कोई पूछे सीमांत उपयोगिता कैसे निकलेगी, निकाल लीजिए भाई। पहले की तो हो गई 8, है ना, पहले की सीमांत उपयोगिता हो गई 8, दूसरे की 14 में से 8 घटा लीजिए, 14 में से 8 माइनस कर लीजिए तो कितनी हो जाएगी, 6। तीसरे की कितनी हो जाएगी, 18 में से आप 14 माइनस कर लीजिए, 4। 20 में से आप 18 घटा लीजिए तो 2। इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी सीमांत उपयोगिता। तो कुल मिला के आपने देखा कि जो उपयोगिता की धारणाएं हैं, उपयोगिता की धारणाएं, तो उपयोगिता की धारणाएं में उन्होंने पहले आपको बता दिया यहाँ पर प्रारंभिक उपयोगिता। तो प्रारंभिक उपयोगिता क्या होता है, जब किसी वस्तु का उपभोग प्रारंभ किया जाता है
तो उस वस्तु की पहली इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। जैसे मैंने टेबल जो बताई थी उसमें जो पहले सेब से हमें 8 उपयोगिता मिली थी वो प्रारंभिक उपयोगिता है और वो हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है। दूसरा, कुल उपयोगिता। किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को अगर हम जोड़ दें तो हमको वो कुल उपयोगिता मिल जाती है। ठीक है। हमें जो विभिन्न वस्तुओं से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको अगर हम जोड़ दें तो हमको जो है वो कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी सीमांत उपयोगिता मैंने बता ही दिया। इसमें बोला कि किसी वस्तु की एक अधिक या एक कम इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए रोटी खाने से आपको 15 यूटिल प्राप्त होती है और दूसरी रोटी खाने के फलस्वरूप दोनों रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता 25 हो जाती है। यानी पहली रोटी से 15 और 2 रोटियों से मिलाकर 25, तो दूसरी रोटी से कितनी मिली? 10। ठीक है। तो ये आपकी सीमांत उपयोगिता हो गई। ठीक हो गया। फिर आगे मैं इसमें सीमांत उपयोगिता के बारे में और हम डिटेल इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।